वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ IT 601 सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का वीक नंबर 3 शेयर करूंगा। हमने पहले वीक में और दूसरे वीक में भी बात की थी कि हम एक जो है ये कोर्स भी जो है IT से रिलेटेड है, और मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि आप जो है वो इसमें किस तरह के काम जो करेंगे, जॉब किस तरह की होगी और आपका मार्केट में आपने किस तरह जाके काम वगैरह करना है। ठीक है, तो उसमें जो मेजर रोल इस कोर्स का है वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है, जब तक आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी आप इनिशियल लेवल पर ही रहोगे, यानी सपोर्ट लेवल, सपोर्ट डिपार्टमेंट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही रहोगे, लेकिन आप नीचे रहोगे। अगर आप उसको सीख जाते हो, सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ जाते हो कि सर्वर पे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरह काम करते हैं, तब तक आप जो है वो आप ग्रो नहीं कर सकते। आगे ग्रोथ के लिए आपको ये मस्ट है, तो केयरफुली इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं यानी जिसने आपके जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपकी विंडोज़ है, जिससे आपका सारे ऑपरेशनल परफॉर्म होते हैं आपके सिस्टम क्या आपका कंप्यूटर है। ऑपरेटिंग यानी उसने जो काम परफॉर्म करने हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके ही करने हैं। आप विंडोज़, यहाँ पर विंडोज़ 10 मैं यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ यूज़ करते हो, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जब पीछे लग जाता है ना सर्वर का जो है वो मतलब थोड़ा सा बदल जाता है, यानी वो खुद एक सर्वर है, वो होस्ट है, और वो जो है वो फिर जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, वो कुछ अलग हट के ऑपरेशन करेगा। अच्छा, अब हम उस पर बात कर लेते हैं आगे। दो मेजर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक लिनक्स है। लिनक्स की तीन तरह होते हैं, एक सर्वर होता है, डेस्कटॉप होता है और मोबाइल होता है। ठीक है, तीन तरह के मुख्तलिफ होते हैं। आप टेस्टिंग पर्पस के लिए डेस्कटॉप यूज़ करते हो। जो आप रियल लाइव सर्वर जब पे काम करते हो तो वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम यही है कि आपका जो आप Ubuntu इंस्टॉल करोगे वो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। Ubuntu का सर्वर वर्जन भी है, जब आप उसको डाउनलोड करने जाओगे Ubuntu लिनक्स को, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। अभी हम आगे उससे बात भी करेंगे उसके बारे में। इसके बाद मोबाइल वेरिएंट भी इसका जो है वो मौजूद है, आप अपने मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपका। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो कर्नल बेस करता है, जो कोर बेस है, वो आपकी लिनक्स ही है पीछे। अच्छा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका वो सर्वर में भी होता है, डेस्कटॉप में भी। आपने डेस्कटॉप और मोबाइल तो बहुत कॉमनली यूज़ किया होगा। मोबाइल भी इसके जो विंडोज़ मोबाइल भी आए थे पहले, और डेस्कटॉप में तो आप नॉर्मली विंडोज़ जो यूज़ करते हो वो आपका नॉर्मली आपने यूज़ किया, लेकिन सर्वर जो है वो आपने यूज़ नहीं किया होगा। अभी हम उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, सबसे जो प्राइमरी चॉइस है, जो कॉमन जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पस, वो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल डेवलपर में लिनक्स। पहले विंडोज़ यूज़ होती थी, लिनक्स भी यूज़ होती थी, लेकिन पहले ज़्यादातर कॉमनली हम विंडोज़ को यूज़ किया करते थे डेवलपर। ठीक है, मैक ओएस भी यूज़ होता था बाकी में, लेकिन अब लिनक्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। लिनक्स एक तो लाइट वेट है और आप उसे कहीं से भी रिमोटली एक्सेस कर लेते हो ज़्यादा इजीली एज़ कम्पेयर टू विंडोज़, तो इसलिए ज़्यादा जो है वो डेवलपर की चॉइस जो है वह लिनक्स है। उसके बाद लिनक्स यूजेस वर्ल्ड वाइड ऑन सर्वर मार्केट में जो है वो अभी हम ये नॉर्मल एक जस्ट डेवलपर का हम कह रहे थे पीछे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि सर्वर मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक फिर भी जो है वो 72% विंडोज़ है। ये MCQ में पूछे जाने वाली बात है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको कह लेता हूँ कि 2-3 साल पुराना स्टैटिस्टिक्स है। आप गूगल करके देखेंगे तो लिनक्स अब इस वक्त यूनिक्स जो है वो यूनिक्स और लिनक्स दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो वो काफ़ी ऊपर जा चुका है, विंडोज़ से काफ़ी ऊपर जा चुका है, क्योंकि वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों तरह की एप्लीकेशन रन कर लेता है। विंडोज़ की भी रन कर लेता है, लिनक्स की भी रन कर लेता है। अब विंडोज़ जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है कि वो लिनक्स की एप्लीकेशन भी रन कर लेता है। इस वजह से ये लिनक्स जो है वो, अगर अब आप गूगल पे करके देखेंगे तो आपको इससे काफ़ी फ़र्क
स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे, लेकिन आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना है। लिनक्स एंड डेस्कटॉप सिस्टम, लीडिंग डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक तो जो हमारे पास डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम कॉमनली यूज़ जो है वो विंडोज़ ही होती है। यानी अगर हम हट के करें, हम सर्वर की बात नहीं कर रहे, सर्वर से हट के आपने हर जगह विंडोज़ ही देखी होगी, या मैक ओएस आपने मैकबुक देखी होंगी उस पर होगा, या क्रोम बुक है। लिनक्स बहुत ही कम नॉर्मल यूज़र के लिए यूज़ होती है, बहुत ही रेयर है, ठीक है, क्योंकि ये सर्वर के लिए ही ज़्यादा जो है वो स्मार्ट एंड एफिशिएंट है, इसलिए वो नॉर्मल यूज़ के लिए ये बहुत कम मार्केट में यूज़ की जाती है। ज़्यादा आपने कॉमनली विंडोज़ ही देखी होगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स पावर वेबसाइट बाय ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से आप देखें तो टॉप 1000 जो है वो यानी इसका ये कहने का मतलब है कि ज़्यादातर जो होस्ट हुई होती है, जब आप वेबसाइट देखते हैं ना, वेबसाइट होस्ट हुई होती हैं, ठीक है, तो टॉप 1000 वेबसाइट जो है वो ज़्यादातर लिनक्स पे होस्ट हुई हैं, क्योंकि लिनक्स जो है वो ज़्यादातर होस्टिंग के लिए यूज़ होता है। लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जिस पे आप सर्वर पे इंस्टॉल करके होस्टिंग कंपनीज आपको ज़्यादा आपने नाम सुना ही होगा, GoDaddy है, ओशन होस्ट है और वगैरह वगैरह, इस तरह की होस्टिंग कंपनीज हैं मुख्तलिफ। तो ज़्यादातर पीछे से वो सर्वर जो हैं वो लिनक्स के यूज़ करती हैं, बिकॉज फॉर सर्वर मैनेजमेंट वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। टॉप लिनक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में इस वक्त होते हैं, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। उबंटू जो है वो सबसे ज़्यादा, उबंटू कह लें या उबंटू कह लें, जो आपको प्रोनाउंसिएशन बेहतर लगती है। उसके बाद डेबियन है, फिर सेंटोस है। सेंटोस सर्वर मैनेजमेंट के लिए सबसे टॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू वैसे नॉर्मल यूज़ के लिए और भी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन सेंटोस, रेड हैट ये और फेडोरा ये अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछा हुआ, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs में चीज़ें बातें पूछी जा सकती हैं। ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि कौन सी आपने इस जो कोर्स में आपको पढ़ाई जा रही है वो उबंटू ही पढ़ रहे हैं, आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करेंगे, आप उबंटू ही करेंगे। अच्छा, कोई कंपैरिजन देख लेते हैं। आर्किटेक्चर सेंटर अराउंड द लिनक्स कर्नल के ऊपर इसका आर्किटेक्चर होता है लिनक्स का, ठीक है, बेस्ड ऑन विंडोज़ एंटी आर्किटेक्चर। विंडोज़ एंटी आर्किटेक्चर के ऊपर आपका वो होता है। ये कंपैरिजन हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाए। आप कोर्स जो है ये बिल्कुल फ्री होती है। ये अब एक सबसे ज़्यादा चीज़ आ जाती है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, कहीं से भी डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो है वो लाइसेंस होती है, आप उसे क्रैक करके यूज़ करते हो, अदरवाइज़ वो पेड ही है, ठीक है, अदर वो फ्री नहीं होता उसका लाइसेंस। फिर लिनक्स की सिक्योरिटी हाई है, मालवेयर साइबर थ्रेट बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इसमें आपकी जो का नाम होता है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का आपने नाम सुना होगा। ज़्यादातर हम एथिकल हैकिंग जो है वो इसके लिनक्स के थ्रू ही करते हैं, काली लिनक्स यूज़ करके या कोई और लिनक्स यूज़ करके। तो आपका जो इस वजह से इसका जो मालवेयर साइबर थ्रेट है ना, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें नए नए वायरसेस जो हैं वो, क्योंकि ओपन सोर्स है तो लोग जो है वो ओपन सोर्स होने की वजह से रिपोर्ट करते रहते हैं, तो इसमें जो है वो मालवेयर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है इसकी, ठीक है। अब विंडोज़ में जो है वो कम है, क्योंकि ये ओपन सोर्स नहीं है इसकी जो है रिपोजिटरीज, तो ये साइबर अटैक्स ज़्यादा जल्दी होते हैं और हैक जो है ये बहुत जल्दी हो जाती है, ईजीली हो जाती है। और इतनी जल्दी तो नहीं होती, लेकिन कॉमनली ये ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू लिनक्स हो जाती है। फिर स्पोर्ट जो है लार्ज कम्युनिकेशनल स्पोर्ट आंसर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी वो यही बात है कि ओपन सोर्स इसकी कम्युनिटी है, तो आपके कोई भी इशू इसमें फेस आता है तो आप उस कम्युनिटी के साथ जाके बात करते हो या पोस्ट करते हो, आपको आंसर्स वहाँ से इजीली मिल जाते हैं। लेकिन इस एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ में अगर कोई मसला आता है तो फिर इसमें कंटिन्यूटी एंड लॉन्ग टर्म कस्टमर सपोर्ट तो है, डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छी है, लेकिन इसमें वो नहीं बात कि आपको पूछना पड़ता है, ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं लिनक्स में, लेकिन आपको पूछना पड़ता है कि अगर कोई इशू आ जाए, कि उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वाला कोई काम नहीं है। जैसे इसने कहा ना, ग्रेट डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ डॉक्यूमेंट हुई हुई है, लिखा हुआ है कि विंडोज़ में कोई इशू आता है, कोई चीज़ होती है, बग आता है, कोई मसला आता है, तो वो फ़ौरन जो है विंडोज़ हाईलाइट कर देती है, या अपडेट आती रहती है रेगुलर विंडोज़ की।
तो उसमें ऐसे नहीं होता, उसमें लिनक्स में आपको कोई चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं है इस तरह से। अच्छा, फिर ऑपरेशन कमांड लाइन, ज़्यादातर लिनक्स जो है वो कमांड लाइन के ऊपर काम करती है, और विंडोज़ जो है आपका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस पे काम करते हैं। आप CMD इसमें बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर उसके में आप लिनक्स में आप सारा काम कमांड लाइन से करेंगे। फिर रिक्वायर रिलेटिव एक्सपीरियंस में यूज़ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पर इस चीज़ों में क्या फ़र्क है। अब जब आप लिनक्स के ऊपर हो तो आप लिनक्स में आप ज़्यादा काम कमांड लाइन से करोगे। यहाँ तो आप क्लिक करते जाओगे और इजीली आपको पता है कि आपने एक्सेस करते रहना है, और इजीली आपको एक्सेस हर चीज़ मिल जाती है विंडोज़ के ऊपर आसानी से। लेकिन वहाँ पर हर चीज़ को आपको एडमिनिस्ट्रेटर के साथ परमिशन देनी पड़ती है। उसमें हम आगे बात भी करेंगे, मैं पहले भी ये चीज़ें बता चुका हूँ। सूडो का वर्ड होता है सुपर यूज़र की प्रिविलेजेस देनी पड़ती है। जैसे हम यहाँ पर विंडोज़ में हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं ना, तो वहाँ पर हम सूडो की प्रिविलेजेस देते हैं। वहाँ पर सूडो अपनी कमांड से पहले हमने सूडो लिखना होता है। वो आगे बात करते हैं इस पर, आपको फिर समझ आएगी। अच्छा, फिर है जी डेटाबेस पोर्ट। MySQL और पोस्टग्रे ये दोनों इस पे यूज़ होते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एक्स पे विंडोज़ पे आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट SQL है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये दो है। और भी हो जाते हैं, बस ये कि सपोर्ट ज़्यादातर इसी इनको की जाती है कॉमनली। उसके बाद स्क्रिप्टिंग जो है वो पाइथन इसके ऊपर बहुत हॉट फेवरेट है लिनक्स के ऊपर, फिर PHP पर्ल अदर लिनक्स, या फिर शेल स्क्रिप्टिंग भी इसके ऊपर कॉमनली। आप इसमें एक और एग्जांपल स्क्रिप्टिंग में ऐड कर सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ एज अ शेल स्क्रिप्टिंग भी हो जाती है। फिर पाइथन स्क्रिप्टिंग, खाली पाइथन में नहीं लिखी जाती, पाइथन स्क्रिप्टिंग भी हो जाती है। अब स्क्रिप्ट करना और कोडिंग करना ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का कंपैरिजन भी मैं आपको आगे कोर्स में बताऊंगा कि क्या फ़र्क है। इसमें ASP और ASP.NET ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं, ठीक है। एडवांटेजेस लिनक्स के क्या हैं, कोई लाइसेंस नहीं आपको चाहिए होता, ये फ्री है, रिलायबल है, नॉट डिमांडिंग क्लाउड हार्डवेयर, ज़्यादा इतनी ज़्यादा इसको रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आराम से रिसोर्सेज पे चल जाती है। ड्यू टू लो इंफ्रास्ट्रक्चर इशू एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रेट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रेट है। सिस्टम एडमिन है, फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू कस्टमाइज सिस्टम। अब इसमें विंडोज़ में आप ऐसे नहीं कर सकते कि इस बार को नीचे वाली को आपको थीम डाउनलोड करके ज़रूर कर सकते हो, कोई ऐसे कस्टमाइज थीम हो के आप इसका बार का कलर चेंज कर लो। लेकिन बार की आप इसको स्क्वायर के बजाय अगर आप इसको सर्कल में करना चाहते हो, जैसे विंडोज़ 11 के अंदर है आपकी बार डिफरेंट शो हो रही होती है। आप कोई डेस्कटॉप पे कोई ऐसी चीज़ जो कोड करके करना चाहो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लिनक्स में आप हर काम कर सकते हो, हर तरह का उसका कोड खोल के चेंज कर सकते हो। सीमलेस यूज़ ऑफ ओपन सोर्स, मैंने पहले ही आपको बताया। सपोर्ट कोऑपरेटिव विद प्रोग्राम कोर की आपको हर चीज़ की फाइलें, क्योंकि आप उसमें अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। कोई भी आप उसका लिनक्स का सॉफ्टवेयर करते हो आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो खुद से कोड करके, या आपको वो उसके अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अब इसमें मसला ये आता है कि आप सारा काम कमांड लाइन पे करते हो, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस से सारे काम नहीं हो सकते। सारे वेरिएंट जो है वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए नहीं होते, सिर्फ कॉमनली ये फेडोरा है, ये उबंटू और जो है ये रेड हैट और एक दो डिस्ट्रीब्यूशन और हैं, बाकी इसके अलावा किसी की कोई सपोर्ट नहीं है। अपडेटिंग फ्रॉम वन मेजर वेरिएंट टू अनदर कैन समटाइम बी कम्प्लेक्स। एक वेरिएंट से दूसरे वेरिएंट में अपडेट करना इसमें ज़रा मुश्किल है। विंडोज़ में तो आसान होता है ना, वो विंडोज़ खुद ही अपडेट बता देता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। सम थर्ड पार्टी प्रोफेशनल प्रोग्राम में नॉट सपोर्ट रिक्वायर्ड एडमिन प्रिविलेजेस। अब कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं, जैसे हम इसमें विंडोज़ में तो हर चीज़ सपोर्ट करती है विंडोज़ को, लेकिन लिनक्स के लिए हर चीज़ सपोर्ट नहीं करती, तो हमें उसके लिए बाज़ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस चाहिए होती हैं, या हमें उसकी सपोर्ट ही नहीं मिलती कुछ सॉफ्टवेयर की। जैसे हम ये एडोब का मैं PDF रीडर यूज़ कर रहा हूँ, क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, इसी तरह मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, या मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है ये जो विंडोज़ का रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है लिनक्स में ना हो, ठीक है, उसकी सपोर्ट ना प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, विंडोज़ के लिए सर्वर जो है वो आसान है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, आउट ऑफ बॉक्स फंक्शनैलिटी है, 5 ईयर ऑफ मेंटेनेंस प्लस 5 ईयर एक्सटेंडेड सपोर्ट इसके अंदर मिल जाती है। सपोर्ट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इज कंपेटेबल विद माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन। जो थर्ड पार्टी, जिसने मैंने बताया कि विंडोज़ में थर्ड पार्टी ऑफ सपोर्ट है, लेकिन उसमें लिनक्स में नहीं थी। रिक्वायर लेस एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस थैंक टू द पोर्टर्स अप्रोच एंड ऑटोमेटेड अपडेट।
आपको बार बार उसको अपडेट नहीं करना पड़ता, उसकी मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही विंडोज सर्वर कर रहा होता है। फिर लेकिन इसकी यही मसला है कि इसका लाइसेंस बहुत महंगा है। आप नॉर्मली जो नॉर्मल विंडोज़ है, आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 खरीदते हो, ये इसका लाइसेंस सस्ता होता है, ये जो सर्वर होता है ये इससे भी महंगा है, ऑलमोस्ट डबल इसकी प्राइस होती है। आप नेट पे चेक कर लीजिएगा। मोर प्रोन टू मालवेयर, साइबर थ्रेट एंड अदर सिक्योरिटी एरर, इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इशू हैं। इसमें मैंडेटरी होती है कि अब GUI मेक मोर रिसोर्स इंटेंसिव। अब इसके अंदर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ही आपने काम करना है, कमांड लाइन का काम बहुत थोड़ा है। लेकिन अब जो है वो विद द टाइम विंडोज़ 11 में भी आप देखते हैं कि आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके टर्मिनल की ऑप्शन आती है, तो विंडोज़ भी मोर टूवर्ड्स कमांड लाइन की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस से जो आपका कमांड लाइन इंटरफेस है वो 10 टाइम स्लो होता है, यानी कमांड लाइन आपका 10 टाइम फास्टर है। उसको कोई हेक्टिक ग्राफिक लोड नहीं ना करने पड़ते। आप एक जगह से दूसरी जगह आप कॉपी करते हो एक फ़ाइल को, तो आपको वहाँ से कॉपी करनी पड़ती है, वहाँ पेस्ट करना पड़ता है। तो कमांड लाइन में रह के आप एक ही कमांड के थ्रू से यहाँ एक लोकेशन दूसरी लोकेशन में कॉपी कर देते हो, कोई आपको क्लिक नहीं करने पड़ते हेक्टिक, एक कमांड से जस्ट आपका कॉपी पेस्ट हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे डिटेल में लिनक्स सर्वर के बारे में। लिनक्स सर्वर जो है वो उबंटू जो, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले कि आप उबंटू या उबंटू जो मर्जी कह लें, आपको जो प्रोनाउंसिएशन इसी लगती है, हम वही यूज़ करेंगे अपने सर्वर मैनेजमेंट के लिए। इसमें कैनोनिकल दैट रन ऑन मेजर आर्किटेक्चर आपका x86 x40 ARM, ये डिफरेंट आर्किटेक्चर आपको बताएं जिस पे ये रन होता है। उबंटू सर्वर कैन फॉलोइंग और मोर, ये काम कर सकता है वेबसाइट होस्टिंग, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, ईमेल सर्वर, फाइल प्रिंटर सर्वर, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर देता है, कंटेनर, क्लाउड सर्विस, डेटाबेस सर्वर, ये चीज़ें जो हैं आप इसमें लिनक्स में काम कर सकते हो लिनक्स के सर्वर पे। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट देख लें कि आपका कितना चाहिए। 1 गीगाहर्ट्ज़ आपका CPU चाहिए सर्वर स्टैंडर्ड, और मिनिमल के लिए 300 मेगाहर्ट्ज़। ये तो आप बहुत लो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 1.5 GB तक आपको 1.5 GB तक में या 2.5 GB तक जो है आपको मैक्सिमम सारे टास्क करने के लिए एक लिनक्स चाहिए होती है। इससे ज़्यादा आपको स्पेस नहीं चाहिए। 2.5 GB यानी बहुत थोड़ी सी आई है, विंडोज़ के मुकाबले में तो बहुत कम है। विंडोज़ तो आपकी बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है इससे। अच्छा, उसके बाद डिफरेंस फ्रॉम उबंटू डेस्कटॉप, देयर आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन उबंटू सर्वर एडिशन एंड उबंटू डेस्कटॉप। यहाँ मैं बात रोक के आपको बता दूँ कि जो आपका उबंटू डेस्कटॉप है आपने वही यूज़ करना है, आपके कोर्स में आपको वही पढ़ाया जा रहा है। आपने सर्वर एडिशन नहीं करना, क्योंकि सर्वर एडिशन में आपको सिर्फ कमांड लाइन ओपन होगा तो वो ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप उसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस होता है आपका जो, क्योंकि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो उबंटू का है डेस्कटॉप एडिशन, वो टेस्टिंग और लर्निंग के लिए यूज़ होता है। जो सर्वर है वो लाइव सर्वर पे फिर यूज़ होता है। आप जब तक टेस्टिंग और सब जब तक समझेंगे नहीं लिनक्स है क्या, कमांड लाइन के साथ फ्रेंडली जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करेंगे, आप आगे नहीं चल सकते। It should be noted that the both edition use sample same apt repository। apt repository है जहाँ से आपने कुछ चीज़ डाउनलोड या अपडेट करनी होती है। जैसे आप विंडोज़ में करते हो ना, डिफरेंट वेबसाइट से जाके करते हो, यहाँ पर आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपने फ़लानी वेबसाइट पे जाकर वहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। आप apt कमांड यूज़ कर लेते हो, वो उसकी रिपोजिटरी से उठा के, उसकी रिपोजिटरी में पहले से वो चीज़ें पड़ी होती हैं फाइल, वहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अपडेट कर लेते हो। Make it just as easy to install a server application on desktop edition as it is server edition। दोनों में सेम ही होता है काम, सेम ही कमांड, लेकिन स्लाइड सा डिफरेंस है, वो आपको आगे मैं बताता हूँ जब हम उसकी तरफ मूव करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू एडिशन आर लैक ऑफ एक्स विंडोज इन्वायरमेंट इन सर्वर एडिशन इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब उसके अंदर प्रोसेस भी डिफरेंस होता है, क्योंकि जो सर्वर एडिशन है उसमें इंस्टॉल भी आपको कमांड लाइन के अंदर ही होना है, उसने ग्राफिक यूज़र इंटरफेस नहीं प्रोवाइड करना होता। सर्वर एडिशन के अंदर लिनक्स के ग्राफिक यूज़र इंटरफेस नहीं होता, ठीक है। उबंटू वर्जन 10.10 एंड प्रायर actually had different kernel for server and desktop edition। Ubuntu no longer has separate server and generic kernel flavor। इससे पहले जो है वो डिफरेंट था, आपका जो 10.10 से पहले वर्जन में दोनों डिफरेंट थे सर्वर और डेस्कटॉप, लेकिन अब एक ही जैसे हो गए हैं बिल्कुल, ठीक है।
These have many have been merged into a single generic kernel flavor to help reduce the maintenance burden over the life of release. ये बर्डन जो है वो ताकि दोनों में जो है वो रिड्यूस कर दिया गया। उसकी मेंटेनेंस का काम, मेंटेनेंस आपसे तो ताल्लुक़ नहीं है, वो डेवलपर से ताल्लुक़ है, उनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। When running 64-bit variant of Ubuntu, 64-bit you are not limited by memory address space. अब एक ये चीज़ भी है कि जब आप विंडोज़ पे होते हो तो विंडोज़ पे आप अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट है तो आप अगर 64 बिट करते हो तो उसमें मेमोरी लिमिट का होता है, ठीक है, एड्रेसिंग स्पेस वगैरह का इशू आता है, लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो आपको बहरहाल वो आपके उससे ताल्लुक़ नहीं है कि आपने उसको यूज़ इस तरह से आपको नहीं करना उसका मेमोरी इशू का और एड्रेसिंग स्पेस में, क्योंकि आप हार्डवेयर साइड पे नहीं हो, आप सिर्फ सॉफ्टवेयर साइड पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो सी ऑल द कर्नल कन्फिगरेशन ऑप्शन यू कैन लुक थ्रू बूट कन्फिग। इस फाइल से आप बूट के अंदर जाके कन्फिग, इस फाइल के अंदर आप जो है वो सारी कन्फिगरेशन देख सकते हो कर्नल की। आल्सो लिनक्स कर्नल इज़ अ नटशेल 3 इज़ अ ग्रेट रिसोर्स और ऑन अदर ऑप्शन अवेलेबल। यानी ये जो नटशेल 3 है ये याद रख लीजिएगा, ये नटशेल 3 इसका नाम है लिनक्स के कर्नल का, ठीक है। नटशेल 3 इज़ अ ग्रेट रिसोर्सेज ऑन ऑप्शन अवेलेबल, ये आपका वो नाम है लिनक्स के कर्नल का, ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। अब हम इंस्टॉलिंग का प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैं इसको पास ऑन करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने उस पर देख लेना है कि लिनक्स को उबंटू आप कैसे इंस्टॉल करते हो। दो ही तरीक़ाकार हैं, आप यहाँ तो यूएसबी में उसको जो है वो जैसे विंडोज़ को आप करते हो उस तरह करके तो उसका इंस्टॉलेशन आप अपनी यूएसबी में कर लो और उसको लगा के आप अपने कंप्यूटर में तो उबंटू को इंस्टॉल कर लो, या फिर आप VMware या फिर आप वो दूसरा जो है वो वर्चुअल बॉक्स यूज़ करके उसके थ्रू वर्चुअल मशीन क्रिएट करके आप बना लो, ठीक है। ये मैं प्रोसेस जो है वो सारा गुजार रहा हूँ, ठीक है। आगे सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजमेंट। अब सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम इज ड्राइव फ्रॉम द सेम सिस्टम एंड यूज बाय द डिबियन। अब ये बात को मैं भी शॉर्ट बता देता हूँ कि कुछ डिपेंडेंसी है, कुछ सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं जिसको आपने जैसे आप फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल करने के बाद कुछ आपको चीज़ों के ड्राइवर चाहिए होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, लाइक आपको गूगल क्रोम चाहिए होता है इंटरनेट के लिए, आपको ब्राउजिंग करनी होती है कि अच्छा ब्राउज़र है। फिर आप कहते हो कि ये एडोब PDF रीडर चाहिए कि आपको PDF जो है वो PDF फाइल को रीड करना है। फिर आप ऑफिस इंस्टॉल कर लेते हो कि आपको वर्ड की फ़ाइल ओपन करनी है। तो ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस ही होते हैं, ठीक है। पैकेजेस का मतलब मैं उसके अंदर ग्रुप ऑफ चीज़ें होंगी, उनकी कुछ डिपेंडेंसीज होंगी, वो सारी इजीली इंस्टॉल हो जाती हैं इन विंडोज़ में हम उसको कुछ डिपेंडेंसीज नहीं करनी पड़ती, वो ऑलरेडी खुद ही सारी इंस्टॉल कर देता है। आप जैसे ऑफिस इंस्टॉल करते हो फॉर एग्जांपल तो बस खुद ही एक्सेल और पावर पॉइंट और इंस्टॉल कर देता है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन ये लिनक्स के अंदर थोड़ा सा इस हिसाब से डिफरेंसेस के अंदर कुछ डिपेंडेंसीज भी करनी पड़ती हैं उन पैकेजेस के साथ। एक ये DPK इज़ अ पैकेज मैनेजर फॉर डेबियन के लिए यूज़ होता है। आप इसकी कमांड को देख लीजिएगा, मैं ये वही चीज़ है कि आपने कुछ चीज़ इंस्टॉल करनी हो, डिलीट करनी हो, मॉडिफाई करनी हो तो आप इसके लिए ये यूज़ होता है DPKG कमांड। ये कमांड है बेसिकली डेबियन बेस्ड सिस्टम के लिए, उबंटू के लिए नहीं, उबंटू के लिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है। APT है, हमने पीछे बात भी की थी, APT यूज़ होता है फॉर इंस्टॉलिंग ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर, अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग, अपडेटिंग द पैकेज लिस्टिंग, अपग्रेडिंग द इंटायर उबंटू सिस्टम। तो ये हम सिंपल इस तरह लेते हैं इसके कमांड को, sudo apt install nmap। ये एक सॉफ्टवेयर है, nmap आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो APT कमांड के थ्रू। और sudo मैंने बात की थी कि S का मतलब होता है सुपर, U का मतलब यूज़र, डू सुपर यूज़र के प्रिविलेजेस यानी एडमिनिस्ट्रेटर के राइट दे दो APT कमांड को ताकि वो इंस्टॉल कर सके एडमिनिस्ट्रेटर राइट के साथ nmap को, ठीक है। ये मुख्तलिफ कमांड हैं, इनको रीड कर लीजिएगा, मैंने इसलिए बस बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूँ। ये कमांड आप रीड करके तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं आपको बार बार ये चीज़ बताता हूँ कि जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपको नहीं आएंगी।
ये आपको जस्ट रीड करने से समझ आ रही है, लेकिन जब तक आप एक्चुअल कमांड रन करके उसका आउटपुट नहीं देखोगे आपको कैसे समझ आएगा कि होता क्या है। फिर आपने उसके बाद एक्शन ऑफ एपीटी कमांड जो इसके ज़रूर लॉग फाइल में जाके देखना है कि जो आपने काम किया वो क्या परफॉर्म हुआ, लॉग फाइल में उसको कैसे अपडेट हो रहा है। ये सारी बातें आपने बाद में चेक करनी है। सीखना है तो कुछ करना पड़ेगा, जस्ट रीड करने से बातें समझ नहीं आती, आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना ही पड़ता है। ठीक है। उसके बाद सूडो एप्टीट्यूड कमांड है, इंस्टॉल पैकेजेस, रिमूव पैकेजेस। ये पैकेजेस को करने के लिए सिर्फ वो नहीं है कि किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा, ये पैकेजेस को इंस्टॉल और अपडेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक अपडेट के लिए सूडो एपीटी इंस्टॉल अनइंटेंडेड अपडेट्स। तो जो ऑटोमेटिकली अपडेट उसके बाद जो भी कोई अपडेट आया करेगी इन फ्यूचर लिनक्स की, वो यहाँ आपके इंस्टॉल्ड सिक्योर, कोई आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं तो उनके कोई भी अपडेट आएगी, कोई पैकेजेस आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दिया करेगा फ्यूचर में। ठीक है। टू इंस्टॉल द एप्रीकोड पैकेज, एक ये एप्टिक्रॉन पैकेज है। वंस द पैकेज इंस्टॉल टू सेट द ईमेल एड्रेस एंड अदर ऑप्शन। बेसिकली ये आपका जो है वो मेल सर्वर की तरफ जा रहे हैं हम। इसमें मेल सर्विस में आगे बात करते हैं कि ये क्या है। आप एक वैसे पेपर में पूछा जा सकता है, मैं भी आगे ये बात करता हूँ। एप्रिकॉन विल कन्फिगर अ क्रॉन जॉब टू ईमेल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट द पैकेज। यहाँ पर मैं छोटी सी बात कर देता हूँ कि क्रॉन जॉब ये होता है कि आप एक क्रॉन जॉब लगा देते हो कि इतने बज के इतने मिनट पे ये काम कर देना। एक ये जॉब आप असाइन कर देते हो। क्रॉन का मतलब ये है कि पुरानी, ठीक है, यहाँ पुरानी कोई जॉब लगा दी कि फ़लाँ जी काम फ़लाँ टाइम पे आपने करना है। यानी इस इतने जब भी आप कोई ये काम हो, यानी कोई पैकेज इंस्टॉल हो, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका जो ईमेल एड्रेस है, ये क्योंकि लाइव सर्वर की चीज़ें हैं, या आप उस पर नहीं कर सकते। कर भी सकते हो, आप अपना ईमेल सर्वर क्रिएट करके उसी पर रह के, ये नहीं होगा कि आप जो है वो लाइव सर्वर की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो ले कर लो। आप जब उबंटू, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जब उबंटू के ऊपर आप काम करोगे उसके डेस्कटॉप एडिशन के ऊपर, तो आप उस तरह से नहीं कर सकते सारी चीज़ें जो आप लाइव सर्वर पे कर सकते। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर को ईमेल चली जाएगी जब भी कोई पैकेज की अपडेट आएगी या अपडेट होगा। जैसे आपको विंडोज़ में नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका विंडोज़ अपडेट आने वाली है, जैसे ये मेरे पास नीचे आ रहा है, ठीक है, तो कि आप रीस्टार्ट कर लो, आपकी अपडेट आ चुकी है। इसी तरह आपको ये अपडेट कोड जो है ये आपको प्रोवाइड कर देता है कि आपको वो ईमेल सेंड कर देगा किसके ऊपर, जो भी आप ईमेल एड्रेस सेट करोगे। ये क्रॉन जॉब आप सेट करते हो इसको इंस्टॉल करने के बाद। एपीटी की कॉन्फ़िगरेशन आपने कुछ करनी होती है, इसको मैं बता रहा हूँ, इसको जस्ट आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस एंड एड्रेसिंग, अब इसके अंदर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि नेटवर्क इंटरफेसेस और एड्रेसिंग कैसे की जाती है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस, उबंटू के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस होता है, आईपी एड्रेसिंग, डीएनएस और ब्रिजिंग। उबंटू शिप्स विद ग्राफिकल यूटिलिटी टू कॉन्फ़िगर योर नेटवर्क। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि आपके पास ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी आप अपना नेटवर्क डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। किन किन को? इन सारी डिवाइसेस को आप कर सकते हो। ईथरनेट इंटरफेस आर आइडेंटिफाई द सिस्टम यूजिंग अ प्रेडिक्टेबल नेटवर्क इंटरफेस नेम। आपका जो ईथरनेट का इंटरफेस होता है उसके नाम आपके ये दोनों में से कोई एक सेट हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उनको चेक करने के लिए कि कितने आपके पास इंटरफेस है, फिर आप ये कमांड यूज़ करेंगे IPA, क्विकली आइडेंटिफाई ऑल द अवेलेबल इंटरफेसेस। अगर आपने क्विकली आइडेंटिफाई करना है, प्रोवाइड द ग्रेटर डिटेल के साथ के हार्डवेयर कैपेबिलिटी और स्पेसिफिक अडाप्टर की क्या है, तो आप ये नेटवर्क विद क्लास के साथ आप यूज़ करते हो। आपको सारे जितने भी हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ होंगी नेटवर्क से रिलेटेड उनकी स्पेसिफिक अडाप्टर के साथ सारी डिटेल देगा आपको। ठीक है। उसमें तो सारे ईथरनेट बताएगा और इसके अंदर आपको डिटेल के साथ बताएगा। ये इस तरह IPA की कमांड जो उसने रन की है, उसके बाद ये आपको इस तरह का आउटपुट शो होगा, और इस वाली कमांड के बाद जो है वो इस तरह शो हो जाएगा। ठीक है। इंटरफेस लॉजिकल नेम कैन आल्सो भी कॉन्फ़िगर वाया नेट प्लान कॉन्फ़िगरेशन। नेट प्लान कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो।
इथरनेट इंटरफेस लॉजिकल, अगर आप नाम उसका चेंज करना चाहते हो, जैसे ऊपर नाम उसने बताया कि ये नाम होगा आपका इस तरह का, आप इसको चेंज करना चाहते हो तो वो किससे आप कर सकते हो, आपकी कमांड उसने बताई है आपको नेट प्लान कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ETH टूल जो है वो काफ़ी सारे इसके टूल भी मौजूद है इसके। ठीक है, ETH 4 क्या आपने नेटवर्क की कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ज़रूरी नहीं है आपके उसके बिल्ट इन टूल से करो, आप ETH टूल को यूज़ करके भी है, और लिहाजा से आप या इसके अलावा भी कोई और भी आप कर सकते हो जिससे आप अपना ईथरनेट की इंटरफेस की सेटिंग कर सको। फिर IP एड्रेसिंग है, टेम्परेरी IP एड्रेस आपने असाइन करना, डायनामिक IP एड्रेस असाइनमेंट, स्टैटिक। अब वो सारे काम आप विंडोज़ के अंदर ये जो काम आप करते हो बड़े इजीली हो जाता है कि आप जो है अपना IP एड्रेस असाइन करना, या आपका मॉडेम खुद ही आपको DHCP डायनामिक जब करते हो तो आपको खुद ही असाइन कर देता है। लेकिन अगर आपने अपने कंप्यूटर को टेम्परेरी IP एड्रेस असाइन करना है तो वो आप कमांड लाइन के थ्रू कैसे करते हो, ये आप कमांड रन करोगे तो इस ईथरनेट इंटरफेस को ये IP एड्रेस असाइन हो जाएगा। ठीक है, द IP एड्रेस कैन बी यूज सेट अप अ लिंक अप करना है या डाउन करना है, तो इसके लिए ये दोनों कमांड्स आपकी अप एंड डाउन के लिए कि लिंक उस जो आपने उसको IP एड्रेस दिया है उसको आपने अप करना है या डाउन करना है उसको, यानी ऑन करना है या ऑफ करना है। उसके बाद उसका जो है वो IP एड्रेस शो कराया, तो ये देखें यहाँ पर ये IP एड्रेस शो हो रहा है इसका। ठीक है, चेंज हो गया इसका, क्या उसने बता दिया कि यही था ना जो हमने एंटर किया था, ये उसका सॉरी वो था मास्किंग एड्रेस है, ये एक्चुअल IP एड्रेस जो आपने अभी ऊपर चेंज किया, यही है ना। अच्छा, फिर IP राउट्स, डिफ़ॉल्ट राउट शो करने हो कि आपने ये डिफरेंट कमांड्स हैं, मैं इसको पास ऑन कर रहा हूँ, जस्ट रीड करूँगा तो कन्फिगर है डिफ़ॉल्ट गेटवे कन्फिगर करना, यू कैन यूज़ IP कमांड। IP कमांड के थ्रू आप ये काम भी कर सकते हो, मॉडिफाई द डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस टू मैच योर नेटवर्क रिक्वायरमेंट। नेटवर्क की रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए आप डिफ़ॉल्ट जो है वो अपना गेटवे सेट कर सकते हो। टू वेरीफाई डिफ़ॉल्ट गेटवे कन्फिगरेशन हो गई है तो हम IP राउट शो करेंगे तो उससे पता चल जाएगा हाँ जी डिफ़ॉल्ट जो है ये हमारा ये सेट हो चुका है। ठीक है, ये नीचे जो है ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका वो डिफ़ॉल्ट अपडेट हुआ है। ठीक है, बाकी आप इसको नेम सर्वर वगैरह इसने आपको IP एड्रेस फ्लश, यानी ये फ्लश कमांड जो यूज़ होती है इसको रिफ़्रेश कर देने उसको डिलीट कर देगा DNS सर्वर्स को। तो इसमें बाकी सारी कमांड और बहुत सारी चीज़ें आपको बीच में और भी बताई हुई हैं। ये नेट प्लान की, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि नेट प्लान की कमांड भी है। जब तक आप इसको खुद से नहीं करेंगे, ये मैं रीड आउट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ कि हाँ जी ये चीज़ पूछी जा सकती है, ये चीज़ पूछी जा सकती है, कॉमन है, लेकिन ये नहीं आएंगी आपको ऐसे। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकल कोर्स में भी बताया, मैंने इसमें भी बताया कि आपको ये सच रट्टा मारने से कभी कुछ नहीं आएगा। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इन कमांड्स को रन करें, इसकी और फंक्शनैलिटी एक्सप्लोर करें। इफ़ यू वांट टू गेट इन दिस फील्ड यू नीड टू डू इट। अगर आप नहीं करोगे, नहीं सीखोगे, जैसे रट्टा मारोगे, पेपर को पास करने की करोगे, मेरी वीडियो से देखते हो, किसी और के वीडियो से देखते हो, कहीं से इसी को रीड आउट करके कर लेते हो, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी फ़ायदा कोई नहीं होता अगर आप सिर्फ इसको रीड आउट करके रट्टा मार के पास कर लो। ठीक है, ये डायनामिक उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, नेट प्लान कमांड के थ्रू होती है। आप इसको रीड करेंगे बहुत आसानी से आपको आपको जो पेपर में मैंने ज़्यादातर देखता हूँ कि जो है वो कमांड बेस्ड ही आ जाता है कि फ़लाँ कमांड को हम रन करेंगे तो क्या आएगा, उसका आउटपुट नहीं पूछा जाता है। ये नहीं है कि आपसे ये आउटपुट मांगेंगे, ये आउटपुट कोई याद नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको जो है उससे फेमिलियर होना पड़ता है, आपको कमांड लाइन के ऊपर फेमिलियर होना पड़ता है कि आपने जो रिक्वायर्ड कमांड रन की है उसका आउटपुट इसको रीड कैसे करना है। ठीक है, ये ब्लैक से स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ शो होगी तो आप इसको रीड कैसे करेंगे, कोई आउटपुट आपको शो हुआ है तो उससे फेमिलियर होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से कमांड रन करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं नेम से सर्वर एंड ब्रिजेस के बारे में। नेम रेजोल्यूशन एज इट रिलेट टू IP नेटवर्किंग, यानी हम नेम रेजोल्यूशन क्यों करते हैं कि हम IP एड्रेस के इवर्स नाम रख देते हैं। मैंने ये
आपने नेटवर्किंग के कोर्स में भी पढ़ा होगा कि हम आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं, डीएनएस उसको आईपी एड्रेस को एक नाम असाइन कर देते हैं, उसको हम कहते हैं डोमेन नेम सर्वर या नेम सर्वर उसको बोल देते हैं, ठीक है, इस ताकि हम उसे जो है वो रीड कर सकें। नेम सर्वर नहीं, उसको डीएनएस नहीं नाम देते, उसको कुछ भी दे देते हैं अपनी डोमेन नेम के हिसाब से, XYZ या abc.com, इस तरह जो है वो हम उसको दे देंगे xyz.abc.com। इस तरह हम पूरा उसको एक जो है वो नेम सर्वर असाइन कर देंगे ताकि हम उसे रीड कर सकें, हमें पता हो कि ये हमारे नेम सर्वर है। इसको हम पिंग करके हम चेक कर लेते हैं कि हाँ जी ये किसके पॉइंट कर रहा है, उससे हमें पता चल जाता है। नेम रेजोल्यूशन यूजिंग डीएनएस के थ्रू इस फाइल के अंदर ETC रिजॉल्व फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल दैट रियरली नीड टू चेंज और ऑटोमेटिकली चेंज GSP, ये आप इसके थ्रू जो है वो आप इसकी कन्फिगरेशन कर सकते हैं। सिस्टम रिजॉल्व हैंडल द नेम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन एंड इट शुड बी इंटरेक्टेड विद थ्रू सिस्टम MD रिजॉल्व कमांड। अब ये मुख्तलिफ इसकी कमांड्स उसने लिखी हैं यहाँ पर। कॉमनली सिस्टम MD और सिस्टम CTL कमांड यूज़ होती है फॉर कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। इन कमांड्स की फंक्शनैलिटी को याद कर लें, इनको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पूछी जाने वाली हैं, ठीक है। ये तो मस्ट है कि ये इनमें से कोई हो सकता है सारी भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ले, हो सकता है कोई दो जो कॉमनली यूज़ होने वाली वो मैंने आपको बताया है कि ये दो, पहली वाली ये दो हैं, ये जो हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं टू कन्फिगर द नेम सर्वर यूजिंग DNS। हम जो कन्फिगर कर रहे हैं इसको मैं गुजारता हूँ इसकी कन्फिगरेशन को थोड़ा सा आगे। ये देखें उसने बताया हुआ, फॉर एग्जांपल यू नेटवर्क में है मल्टीपल सब डोमेन टू सर्च अ पेरेंट डोमेन ऑफ एग्जांपल एंड टू सब डोमेन, यानी आपकी जो पेरेंट डोमेन है example.com तो उसकी सब डोमेन का भी IP एड्रेस वही होगा ना, हम उसी को उस पर ही अपडेट करेंगे। ए रिकॉर्ड और ये चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हुई हैं, पीछे फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाया गया था, तो वो ए रिकॉर्ड आप उसको अगेंस्ट सेम ही होगा ए रिकॉर्ड उसका DNS के अंदर। इफ़ यू आर ट्राइंग टू पिंग अ होस्ट विद द नेम ऑफ सर्वर वन योर सिस्टम विल ऑटोमेटिकली क्वेरी DNS फॉर इट इज़ फुली क्वालिफाइड डोमेन। अगर आप उसको इस तरह करके जो सब डोमेन को या ये DNS को, ये बेसिकली DNS है सर्वर 3.dev.example, आप अगर इसको पिंग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली फुली क्वालिफाइड डोमेन यानी example.com जहाँ पॉइंट कर रही होगी ये रिकॉर्ड, जो उसका पॉइंट कर रहा होगा उसकी तरफ आपको बता देगा हाँ जी ये इस सर्वर पे पॉइंट कर रहा है। सेम IP एड्रेस होगा आपका जो आपके मेन डोमेन का। स्टैटिक होस्ट नेम आर लॉजिकली डिफाइन होस्ट टू IP मैपिंग लोकेटेड। इस फाइल के अंदर आपकी होस्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशंस पड़ी होती हैं। व्हेन सिस्टम रिजॉल्व होस्ट नेम एंड इट मैचेस एन एंट्री, ठीक है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो नेम रेजोल्यूशन कॉन्फ़िगरेशंस की जो स्टैटिक होस्ट नेम है आपका, जो पहले से रिकॉर्ड पड़ा हुआ है आपका, पहले से डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम है, उसकी सारी पड़ी होती हैं। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपका लोकल होस्ट है, होस्ट नेम आपका लोकल होस्ट है इसके अंदर, तो आप इस फाइल को कॉन्फ़िगर करके होस्ट इस फोल्डर में आएंगे, इसके अंदर मुख्तलिफ फ़ाइल पड़ी होंगी, उसमें से भी आगे वो आपको बता देता है। ये nsswitch.config है। इस फाइल के अंदर द ऑर्डर इन विच सिस्टम सेलेक्ट अ मेथड ऑफ IP एड्रेस इज कंट्रोल बाय NS, इससे कंट्रोल होती हैं। इसमें अगर आप चेंज करना चाहते हो, होस्ट नेम चेंज करना चाहते हो, होस्ट नेम की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, स्विच कॉन्फ़िगरेशन जो है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की अवेलेबल होती हैं, आप इस फाइल के थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। ब्रिजिंग यही चीज़ होती है कि मल्टीपल VMs को एक ब्रिज से कनेक्ट करके एक ईथरनेट से कनेक्ट करना, यानी एक VM आप अलग क्रिएट की, दूसरी VM क्रिएट की और तीसरी VM क्रिएट की, उन तीनों का आपस में कनेक्शन क्रिएट करना, वो हम ब्रिज के थ्रू सेम नेटवर्क को यूज़ करते हुए, सेम ईथरनेट को यूज़ करते हुए, यानी ईथरनेट एक ही है सेम, ठीक है। उसके अंदर ये देखें तीनों में एक ईथरनेट एक ही हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उन तीनों का आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे थ्रू ब्रिज 01, ठीक है। ये नेट प्लान अप्लाई, ये नेट प्लान इधर भी ये जो है वो नेट प्लान की कमांड ही यूज़ होती है, ठीक है। लेगेसी ब्रिजिंग जो मैंने अभी आपको बात बताई है, लेगेसी ब्रिजिंग के अंदर
आप ये अलग अलग जो है वो उनको एक एक सेपरेट आईपी एड्रेस असाइन हो जाता था और वो सेम ईथरनेट यूज़ होता था। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें वो एक ही बॉक्स के अंदर एक वर्चुअल जो है वो ईथरनेट बना देता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट बनेंगे, इसमें अलग अलग थे। जो आपके पुराना सिस्टम था लेगेसी, उसके अंदर अलग अलग उसके वर्चुअल सिस्टम बनते थे, तो उससे जो है वो कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती थी। लेकिन इसके अंदर देखें वो वर्चुअल सिस्टम उसी ईथरनेट के अंदर क्रिएट हो जाता है, तो आपकी कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। ओपन वर्चुअल स्विच ब्रिज डिवाइसेस और बाद जो है ये ओपन किया है जी। प्रोडक्ट क्वालिटी मल्टी लेयर वर्चुअल स्विचेस जो हैं वो आपने पीछे भी पढ़े थे, आप वर्चुअल आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे इसी कोर्स के अंदर। कि स्विच आपको पता है कि स्विच यूज़ होता था कनेक्शन कम्युनिकेशन करने के लिए, एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क से, यानी एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस अगर कनेक्ट हैं उनका आपस में कनेक्शन करने के लिए। जब आप वर्चुअली काम करेंगे, यानी आपका जो वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीनों से क्यों वर्चुअल मशीन बोल रहा हूँ कि वो कहीं और से एक्सेस है, वर्चुअली क्रिएट हुई हुई है, तो उसके अंदर जो स्विच होगा वो भी वर्चुअल स्विच होगा, ब्रिज होगा तो वो भी वर्चुअल ब्रिज ही होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ से रीड करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। मैक VLAN help the user to configure sub interface for parental physical Ethernet interface with its own unique MAC address and result with its own IP address। यानी आपका MAC एड्रेस भी वो भी वर्चुअल हो जाता है। ठीक है, और आपका IP एड्रेस भी वर्चुअल हो जाता है। मैक VLAN ये वो बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप हर चीज़ वर्चुअली बात कर रहे हो, एक आपने वर्चुअल मशीन, दूसरी वर्चुअल मशीन, तीसरी वर्चुअल मशीन, तीनों को आपने जोड़ना है ईथरनेट को यूज़ करते हुए। तो उसमें आपका जब स्विचेज यूज़ होंगे, आपके ब्रिजेज यूज़ होंगे, आपका मैक एड्रेस होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी वर्चुअल ही होंगी। यूनिक सेपरेट असाइन होगा सबको मैक एड्रेस, यानी VM1 VM2 VM3 तीनों को एक वो अलग ही जो है वो वर्चुअल मैक एड्रेस असाइन करेगा, एक्चुअल मशीन का नहीं असाइन करेगा जो ईथरनेट है मशीन होगी। ठीक है, यहाँ पर ये बात ख़त्म हो गई है। काफ़ी कुछ एंड पे थ्योरी है जो मैं उसे पास ऑन कर देता हूँ, क्योंकि वो जस्ट रीड आउट करने वाली बातें होती हैं, उसको समझने वाली बातें होती हैं, वो आप समझ जाएंगे। मैं उसे कॉमनली आपको कोशिश करता हूँ कि मैं सारी बातें आपको समझा दूँ, लेकिन जितनी मैं एक वीडियो के अंदर समझा सकता हूँ, जितना उससे रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूँ वो मैं आपको कर देता हूँ। अब मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अब हमने ये आईटी की फील्ड के अंदर सर्वर मैनेजमेंट है क्या, हमने सर्वर कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में सवाल आया होगा कि सर्वर मैनेजमेंट क्या है, सर्वर को क्या मैनेज करना है, वेबसाइट क्या है। अब होता ये है कि आपका नॉर्मल सिस्टम जो है उसकी हार्ड डिस्क कितनी होती है, आपकी 1 टेराबाइट होगी, मैक्सिमम 2 टेराबाइट होगी, 8 GB रैम होगी, 16 GB रैम होगी, 24 GB रैम हो जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा 32 हो जाएगी, 32 GB हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो रैम नहीं होती है आपके पास। प्रोसेसर एक हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, मल्टीपल कोर्स हो जाएंगे 4 6 8। अब इतनी रिसोर्सेज पर आप एक ही सिस्टम चला सकते हो, एक से ज़्यादा चलाओगे तो वो उसको शेयर होंगी रिसोर्सेज। जब शेयर होंगी, अब फॉर एग्जांपल 8 GB रैम है, 4 GB एक को दे दी, 4 GB एक को दे दी। अगर आपने तीसरा क्रिएट करना था वो कैसे करोगे, चौथा क्रिएट करना है वो कैसे करोगे, मुश्किल पेश आएगी। और जितना ज़्यादा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होगा वो उतनी ज़्यादा स्पेस लेगा, ऐसे ही है। अब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम करते ये हैं कि एक सर्वर लेते हैं, सर्वर पर एक प्रोसेसर नहीं होता, उसके ऊपर हो सकता है 100-150 प्रोसेसर लगे हों, 2-3 हज़ार कोर हों जी, टेराबाइट के अंदर रैम होगी। ठीक है, गीगाबाइट में नहीं, टेराबाइट में रैम होती है उसके अंदर, सर्वर के अंदर। उसमें जब हम शेयर करते हैं, हम उसमें क्या काम करते हैं, ज़्यादातर जो है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वेबसाइट होस्ट होती हैं। आपकी जितनी वेबसाइट्स हैं, आप इंटरनेट पर जाके गूगल करते हो, google.com देखते हो, आपका VLMS है, ये सारा होस्ट हुआ है किसी सर्वर के ऊपर। ठीक है, वो सर्वर का एड्रेस कैसे पता चलता है, हम उसके DNS देखते हैं। यहाँ हम उसे कमांड CMD से जाके पिंग करते हैं, पिंग की कमांड से हम पता लगाते हैं कि ये फ़लाँ जो है ये आपकी वेबसाइट इस सर्वर पे पॉइंट कर रही है। हमें एक्चुअल उसकी लोकेशन नहीं पता चल सकती वो, क्योंकि वर्चुअल है, कहीं और पड़ा हुआ है। ठीक है,
तो ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट, एप्लीकेशन उनको होस्ट कर लो, उधर रख लो और मल्टीपल रख लो। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फ़ायदा है कि एक एप्लीकेशन नहीं है, एक सर्वर जो होता है, जो आपका डेडिकेटेड शेयर्ड सर्वर होता है। आप कहीं होस्टिंग कंपनी में आप जाके चेक करें, यहाँ पता करें या नेट पे सर्च करके देखिएगा, 400-500 वेबसाइट होस्ट हुई होती हैं एक शेयर्ड सर्वर, यानी इतनी मल्टीपल उसके अंदर जो है वेबसाइट होस्ट हो सकती हैं, चल सकती हैं एक टाइम पे। ये सर्वर का डिफरेंस होता है नॉर्मल विंडोज़ और नॉर्मल जो ऑपरेटिंग सिस्टम से। उसके और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं आपके सिस्टम में, तो चंद एक सर्विसेज चल रही होती हैं और चंद एक एप्लीकेशन आप चला रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, 5-5, 6-6 गूगल क्रोम खोल लो, डॉब, लेकिन वहाँ पर हर वेबसाइट देखें आप, जब उस पर आप जाते हैं, एक वेबसाइट पे एक यूज़र तो नहीं आता, मिलियंस ऑफ यूज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। Daraz.com है, अमेज़ोन है, उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक होगी, तो उसको कितनी रिसोर्सेज चाहिए होंगी, वो सर्वर सारी पीछे से मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने आपको एक ब्रीफ सा बातें बताई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बातें हैं। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको ऊपर अपना ज़रूर इस पर टाइम सर्व कीजिएगा। आप ज़ाया नहीं होगा कभी भी। आप याद रखिए कि आपका वक्त कभी ज़ाया नहीं होता। आप जो भी काम कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो किसी काम में भी, वो आपका वक्त ज़ाया नहीं है, वो आप उसके लिए जस्तजू ही कर रहे हैं, आपके लिए बेहतर ही होता है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।